हेलो स्टूडेंट। हम लोग नाइन्थ क्लास में सामाजिक विज्ञान में नाइन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 देख रहे थे भूगोल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। लेकिन आप लोग अभी तक अपना रिस्पॉन्स हमें नहीं भेज रहे हैं कि आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो थोड़ा इसको कमेंट होता रहता है तो आदमी को ये संतुष्टि प्राप्त होता रहता है कि नहीं, हमारे बच्चे देख रहे हैं और उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपके लिए कितना यूजफुल है यह भी हम लोगों को समझ में आता है और इससे उत्साह बढ़ता है। तो खैर, हमको प्रारंभ करना है। ये सामाजिक विज्ञान है, अध्याय 1 के अंतर्गत ज्योग्राफी का हम लोग देख रहे थे, भूगोल का देख रहे थे। और अध्याय का नाम था भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम लोग इसके अंतर्गत जो देख रहे थे कि एक पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप बनाया गया, अध्ययन करने के लिए प्रतिरूप बनाया गया, उसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर जो रेखाएं खींचा गया है, या कह सकते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो जाल बनाया गया है, जिसे हम लोग ग्रिड कहते हैं, उसमें हम लोग अक्षांश रेखाओं को बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही कटिबंध को भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है। आज हम लोगों को देखना है कि जो यह ग्लोब है, इसमें ये विषुवत वृत्त के अतिरिक्त जो अक्षांश रेखाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तमाम तरह की अक्षांश वृत्तों को खींचा गया था। इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन केवल अक्षांश रेखाओं से या विषुवत वृत्त के माध्यम से किसी देश की स्थिति एवं विस्तार को नहीं जाना जा सकता है। किसी देश के एक्चुअल पोजीशन को हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ जानने की आवश्यकता है, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो नंबर 1 इसी को हम लोग सोच लेते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, डिफिनीशन। और ये जो आपके सामने जो डायग्राम बनाया गया है, डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेंगे। कल भी मैंने ऑनलाइन क्लास में कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो इस बात में संदेह नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना कठिन नहीं रहेगा, बल्कि आसान हो जाएगा। इस आधार पर जैसे कि हम लोगों ने देशांतर रेखा को जानना है, तो देखिए, ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए वह काल्पनिक अर्धवृत्त होते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए काल्पनिक अर्धवृत्त होते हैं। या मैंने पहले भी कहा था, अक्षांश रेखाओं के संबंध में भी कहा था कि देखो, इस प्रकार की पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींचा नहीं गया है। वास्तव में पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बिछाया गया है। तो जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं कि वह काल्पनिक अर्धवृत्त जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई है, ये अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। हमने अक्षांश पढ़ा रहे थे तो हम वृत्त कह रहे थे, क्योंकि देखिए, ये पृथ्वी के चारों तरफ खींचा गया है, एक वृत्त का निर्माण करता है। लेकिन अभी देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं तो हम अर्धवृत्त कह रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, यह पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करता है।
पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करता है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो वृत्त होगा उसका यदि मान की बात करें तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो इस तरह से 360 होता है। तो पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाओं को खींचा गया है? तो 360 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। 360 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। इस तरह से, इस तरह से, यानी सारी देशांतर रेखाएं दोनों ही पोलों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, दोनों ही पोलों पर यानी कि दोनों ही ध्रुवों पर क्या होती हैं? आपस में चिपकी हुई होती हैं। क्योंकि यह क्या किया जाता है? यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए रेखाएं खींची जाती हैं, और यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर ये सारे के सारे देशांतर रेखा क्या होते हैं? आपस में मिले होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह 360 देशांतर रेखाओं को हम लोगों ने खींच लिया, हम लोगों ने जान लिया कि यह देशांतर रेखा किसे कहते हैं। यह अर्धवृत्त है, यह भी क्या है? काल्पनिक है, यह भी काल्पनिक है, यह भी काल्पनिक है। इस प्रकार की पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की रेखा को खींचा नहीं गया है। तो ये चीज़ जानने के बाद ये जानना आवश्यक है कि ये 360 खींचा गया है तो कैसे खींचा गया है। दूसरा नंबर कि क्या जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं का कोई अतिरिक्त नाम था, जैसे कि हमने कर्क रेखा की बात किया, मकर रेखा की बात किया, उत्तरी ध्रुव रेखा वृत्त की बात किया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात किया, तो इस प्रकार का क्या इसका नाम दिया गया है। तो इसको हम लोग पाएंगे तो पाएंगे कि देखिए 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन के दौरान यह क्या किया गया कि यह देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट करते हुए क्या किया गया कि जो ब्रिटेन का राजकीय वेधशाला, या कह सकते हैं कि राजकीय वेधशाला जो कि कहाँ है? ग्रीनविच के पास है, जो रॉयल वेधशाला के नाम से जाना जाता है, रॉयल वेधशाला के नाम से जाना जाता है। उस ग्रीनविच रेखा को क्या कह दिया गया? मुख्य देशांतर रेखा कह दिया गया, मुख्य देशांतर रेखा कर दिया गया, और इसका अंश निर्धारित किया गया 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री। अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि देखिए जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, तो अक्षांश रेखाओं का कुछ नाम है, इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं को भी कुछ न कुछ नाम दिया गया। कैसे नाम दिया गया? तो जो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का जो राजकीय वेधशाला रॉयल वेधशाला है, जो ग्रीनविच के पास है, उस ग्रीनविच से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम लोगों ने क्या कह दिया? मुख्य देशांतर रेखा कह दिया। ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसका कितना नाम हो सकता है देशांतर रेखा का, या कहें कि जो मुख्य देशांतर रेखा है उसका कितना नाम हो सकता है। यहां पर नाम भी स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए कि इसे मुख्य हम लोगों ने क्या जान लिया? पहला नाम हो गया मुख्य देशांतर रेखा। चूंकि यह 0 डिग्री का पर अवस्थित है, इसको मान क्या है? 0 डिग्री, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका अन्य नाम है मुख्य मध्याह्न रेखा, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मुख्य यामयोत्तर
यामयोतर रेखा, ये सब इसी का नाम है। मुख्य मध्याह्न रेखा की बात करें, चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, चाहे मुख्य मध्याह्न रेखा की बात करें, चाहे मुख्य यामयोतर रेखा की बात करें, जहाँ पर भी ये आता है तो ये मान लीजिए कि यही इसी ग्रीनविच के रायल वेधशाला से होकर के गुजरने वाली देशांतर रेखा के विषय में बात किया जाता है। इसको अन्य एक फेमस नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट नहीं किया। ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से देशांतर रेखा क्या है, तो ग्लोब पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए अर्धवृत्त हैं। अब यह क्या कर रहा है, इसको किस किस नाम से जाना जा रहा है, तो मुख्य देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा, मुख्य यामयोतर रेखा, इन सारे नामों से जाना जा रहा है। इन देशांतर रेखाओं की खासियत होती है कि जब सूर्य इस देशांतर पर होगा, सूर्य जब इस देशांतर पर होगा तो इस देशांतर पर पड़ने वाले जितने भी देश होंगे वहाँ पर क्या होगा, दोपहर, दिन का दोपहर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस भी मध्याह्न रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत चमकेगा वहाँ पर पड़ने वाले, जैसे ये देशांतर रेखा है, अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति है तो इस इस देशांतर रेखा पर सूर्य की स्थिति होने के कारण इस देशांतर रेखा पर जितने भी देश होंगे वहाँ पर क्या होगा, दोपहर का समय होगा। दूसरा नंबर कि इसको अब इस ग्लोब को हमें खोलने की आवश्यकता है, इसको हम नहीं खोलेंगे तब तक से हमारा अन्य काम नहीं चलेगा। कैसे, तो इसको हम लोग खोलते हैं, इसको देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा या फिर पेन पेंसिल लेकर के पढ़ते होंगे तो पेन पेंसिल से इसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा। हमने जो ग्लोब अभी बनाया था तो ग्लोब को हम खोल रहे हैं। ये क्या है, ये मुख्य मध्याह्न रेखा है और ये क्या है, यह विषुवत वृत्त है। इसका भी मान क्या है, 0 है और इसका भी मान क्या है, 0 है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। और इसका नाम क्या है, चाहे मुख्य देशांतर रेखा की कहें, चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहें, चाहे मुख्य यामयोतर रेखा कहें, चाहे ग्रीनविच रेखा कहें, चाहे मुख्य मध्याह्न रेखा कहें, सारा का सारा नाम इसी का है। तो हम एक नाम लिख देते हैं, मुख्य मध्याह्न रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा। अब हमने क्या कहा कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो एक वृत्त का जो अंश होता है, मान होता है, वह 360 का होता है और यही कारण है कि यह क्या किया गया, यहाँ पर एक एक डिग्री पर 360 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। किससे मिलाते हुए, ये उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, दिशा को क्लियर कर लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है तो जाहिर सी बात है कि यह उत्तर है, यह दक्षिणी ध्रुव है तो जाहिर सी बात है कि यह क्या है, दक्षिण है। तब यह क्या होगा, यह पूरब होगा और यह पश्चिम होगा। अभी हमने बताया था कि अक्षांश रेखाओं का, जो अक्षांश रेखाएं होते हैं जो विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध की तरफ होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, U लिख करके एक 0 लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। उसके बाद उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध की जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसको इंडिकेट करने के लिए कि यह दक्षिणी गोलार्ध की रेखा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द लिख करके 0 लिखते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो अक्षांश वृत्त है वह उत्तरी गोलार्ध की है और यह जो अक्षांश वृत्त है वह दक्षिणी गोलार्ध की है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये पूरब है और ये
पश्चिम है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। हम एक अब ये 360 का है, ये इसको 0 मान लिए, तो पूरब में कितनी होंगी? 180 देशांतर रेखाएं होंगी। और उसी तरह से पश्चिम में, यानी ये मुख्य है, मुख्य देशांतर है, तो मुख्य देशांतर से पूरब की तरफ कितने देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी? 180। और ठीक उसी प्रकार से पश्चिम की ओर कितनी खींची जाएंगी? 180। हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए डिग्री नहीं लिखेंगे। अब हम अगर देशांतर रेखाओं की, अन्य देशांतर रेखाओं की बात करें जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है, तो अगर हम बात करें कि यह एक रेखा खींचते हैं, 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, 5 6 7 8, ये 9, ये नाप करके नहीं खींचा गया है, हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, इसलिए खींचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसका हम अंश निर्धारित करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम 20-20 डिग्री पर निर्धारित करना प्रारंभ करते हैं, कि इसमें खींचना संभव नहीं है कि 360 हम पूरा ब्लैक बोर्ड को खींच देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वो करने में दिक्कत होगा। तो 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये हो गया आपका 140 डिग्री, ये हो गया 160 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। तो 180 के सामने 180 डिग्री की रेखा है। तो यह जो यह देखिए, यह क्या है? मुख्य देशांतर रेखा है। और इस मुख्य देशांतर रेखाओं के पूरब में जो 180 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है, उसके लिए क्या लिखेंगे? पू लिख करके 0 लिखेंगे। इसका मतलब है कि यह क्या है? यह भी मुख्य देशांतर रेखा पूरी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देता है। किसमें? एक को हम लोग पूर्वी गोलार्ध और दूसरे को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसीलिए अगर भारत की स्थिति, जैसे हम चैप्टर पर आते हैं कि हम यह क्यों बता रहे हैं, आपको क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, तो हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। गोलार्ध में अवस्थित है। क्यों हम लोग कहते हैं कि अगर भारत की स्थिति की बात करें तो वह कहाँ है? इधर है। यानी अब हमारा डिसाइड हो रहा है कि भारत, पूरे ग्लोब पर हमको भारत की स्थिति जानना है। तो नंबर 1 कि यह विषुवत वृत्त से उत्तर में, जो उत्तरी ध्रुव की साइड में है, उत्तरी गोलार्ध है। और भारत किस में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। हमें दक्षिणी गोलार्ध से मतलब नहीं है। दूसरा नंबर कि अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है तो इसका मतलब है कि भारत यहाँ पर अवस्थित है। अब ये देखिए, यह पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध है, ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, और ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है। तो इस भारत की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर होगा, और यही कारण है कि हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया? 20 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया, 160 हो गया, 180 डिग्री हो गया। यह 180 डिग्री की रेखा है। यहाँ पर भी क्या होगा? 180 डिग्री ये हो जाएगा, ये 160 डिग्री हो जाएगा, ये 140 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, यह 100 डिग्री हो जाएगा, और यह 80 डिग्री हो जाएगा, यह 60 डिग्री हो जाएगा, यह 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और यह हो जाएगा 20 डिग्री। पृथ्वी
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अपनी अक्ष पर पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की दो गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है, एक घूर्णन गति होती है। तो जब घूर्णन गति करती है तो अपने अक्ष पर वह 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और यह किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है। यही कारण है कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से हम जब पूरब की तरफ जाते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ेगा। समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसको हम बताते हैं समय बढ़ेगा। लेकिन जब ग्रीनविच रेखा से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या हो जाएगा? घटेगा। जैसे अगर कहें कि ग्रीनविच रेखा पर हमारा ये 80 डिग्री की रेखा है, हम बताएंगे यह 80 डिग्री की रेखा है। यहाँ पर एक और रेखा खींच देते हैं और इसको हम कहते हैं कि 82 यानी कि 82, 82.5 डिग्री। तो 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है। ये पूर्वी गोलार्ध की रेखा है। और यह क्या है? यह IST कही जाती है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग अब वहां पर जब हम कहेंगे कि यह क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी गोलार्ध की जो रेखा है वह क्या है? IST के नाम से जानी जाती है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानी जाती है। तो यह भारत का मानक समय निर्धारित करता है। तो वहाँ पर यह दिक्कत नहीं होगा, यह जानना आसान हो जाएगा क्योंकि हम इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि यह क्या है? यह 82.5 डिग्री की रेखा है जिसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। अगर ग्रीनविच रेखा पर दिन का 12 बजता है, दिन का यदि 12 बजता है तो हमारे समय क्या हो जाएगा? इधर क्या हो रहा है? देखिए बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5:30 बजा रहेगा, यहाँ पर 5:30 हुआ रहेगा, 5:30 PM में जाएगा। ये देखिए ये दोपहर है और इधर क्या है? बढ़ रहा है, तो ये PM हो जाएगा। और इधर अगर कहें तो इधर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो इस चीज को समझिएगा कि पश्चिम में जब हम चलेंगे तो समय घटेगा और जब पूरब में चलेंगे तो समय बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पश्चिमी की जो गति है वह पश्चिम से पूरब की ओर है। तो यह निर्धारित कर लेंगे, यह IST है। जो हम बाद में इसको जब भारत की स्थिति और विस्तार पर पहुंचेंगे, जस्ट इस क्लास के बाद ही पहुंचेंगे, तो वहां पर जब पहुंचेंगे तो इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर जानिए कि अन्य एक चीज जानिए कि पूरी पृथ्वी को जो 1884 में वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ, तो पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया? 24 टाइम जोन में बांट दिया गया। और एक टाइम जोन, अभी हमने कहा ना IST की बात किया, एक हमारे भारत में भी पड़ता है। यहां पर जान लीजिए कि सर्वाधिक रूस में पड़ता है। इसके अतिरिक्त अब यह हमें जानना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है, कितनी किलोमीटर की दूरी होती है। क्योंकि जब हम ग्लोब पर कंडीशन देखते हैं तो क्या है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई सारी रेखाएं हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो विषुवत वृत्त पर इसका आदर्श कंडीशन है, आदर्श स्थिति है। लेकिन वह ध्रुवों की तरफ एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दूरी क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखा है और यह ध्रुवों पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में लगी हुई होती हैं, आपस में चिपकी हुई होती है, आपस में सटी हुई होती हैं। और यही कारण है कि यह जो विषुवत वृत्त पर जो दूरी होगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य, देखिए
नाइन्थ क्लास में एक प्रश्न पूछा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है, लेकिन पूरी भारत की घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। इस जब प्रश्न को हम बताना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता होगा, और यही कारण है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको ग्लोब को खोल करके और इस तरह से एक एक बारीक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको समझना आसान हो जाएगा। नहीं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके साथ दिक्कत होगा, ट्रबल क्रिएट होने लगेगा। इसीलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अब इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं और हम कहते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दूरी क्या होगा। आपको याद होगा कि हमने विषुवत वृत्त के संबंध में कहा था कि विषुवत वृत्त की अगर लंबाई की बात करें, परिधि की बात करें तो 40,077 किलोमीटर बताया था। 40,077 किलोमीटर। यदि 40,077 किलोमीटर अगर विषुवत वृत्त की परिधि है तो इसको अंश में कितने निर्धारित किया गया, 360, और इसको यानी कि इससे भाग देंगे तो आएगा आपका 111.325। इसको आप लोग भाग दे करके देखिएगा, यही आएगा। इसको भाग दे करके देखिएगा, यही आएगा। तो यहां पर कितना हो गया, यह विषुवत वृत्त पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होगा, वह आपस में चिपकी हुई नजर आएंगी। ये विषुवत वृत्त की बात करें और विषुवत वृत्त की परिधि कितनी है, 40,077 किलोमीटर है, और एक वृत्त का कितने अंश का होता है, तो 360 का होता है। तो इसमें अगर भाग देंगे तो 111.325 किलोमीटर होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लगभग में लिखते हैं 111.32 किलोमीटर, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जो दूरी होगा 111.32 किलोमीटर होगा, यानी कि 32 किलोमीटर होगा। तो देखिए हम इसी को टाइम जोन में कैसे बांटा गया, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि 1884 में जो विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और उसमें पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांट दिया गया। उसी चीज़ को हम समझा रहे हैं कि कैसे इसको टाइम जोन में बांटा गया। तो ये देखिए 111 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 24 घंटे में, इसको देखिए कि 24 घंटे में कितनी घूमती है, 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। भाई ये ग्लोब है ना, अभी हमने ग्लोब बनाया था, ये तो हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 था लेकिन मैं उसको भी छोड़ दिया। यह समझने के दृष्टिकोण से किया गया है, यह ज्योग्राफी की तरह नाप करके एक एक सेकेंड का इसमें नहीं लगाया गया, केवल आपको समझने के लिए, बेसिक चीज़ें समझाने के लिए ही ऐसा मैं कर रहा हूं। तो एक चक्कर लगाने में, यानी कि लगभग पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है, 24 घंटे में लगा लेती है। तो 24 घंटे में कितनी घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, तो 360 भागे में 24, तो एक घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो इस तरह से क्या किया गया, प्रत्येक 15वें देशांतर रेखा को, यानी कि जो एक 360 देशांतर रेखाएं हैं ना, 360 देशांतर रेखाओं में प्रत्येक 15वें देशांतर रेखाओं को मानक समय निर्धारित किया गया, और वो एक मानक समय से दूसरे मानक समय पर पहुंचने में कितनी दूरी, पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, तो वह समय लगेगा 1 घंटा। यानी सपोज कीजिए, इस पर समझाते हैं। सपोज कीजिए कि यह क्या है, एक मानक समय है जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। यह 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री नहीं, क्योंकि आया कितना है, 15 डिग्री। सपोज कीजिए कि यह 15 डिग्री की देशांतर रेखा है, यह 15 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो यह ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री की ये पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, तो वह लगेगा
1 घंटा का समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। और यही कारण है कि पूरी पृथ्वी को क्या किया गया, पृथ्वी चूंकि एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो 24 टाइम जोन में बांट दिया गया। और 1 घंटे में वह कितने डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। और यही कारण है कि प्रत्येक 15वें डिग्री की देशांतर रेखा को, यानी कि क्या किया गया, उसे टाइम जोन में बांट दिया गया। जैसे कि यहाँ पर हो गया 15, 15 दूना का 30 पर दूसरा हो जाएगा, 45 पर तीसरा हो जाएगा, उसके बाद 60 पर चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यह 24 घंटे में यह 360 घूम जाती है, 1 घंटे में यह कितना घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितनी यह 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो 60/15, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में तय कर लेती है, 4 मिनट में तय कर लेती है। इस बात को याद रखिएगा। कोई इस लेसन के अनुसार देखेंगे तो इस लेसन के अनुसार सोचेंगे तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं यह बता रहा हूं क्योंकि वह प्रश्न को डिसाइड करना है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय ये पश्चिम के गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि भारत की सारी घड़ियां एक ही समय दर्शित करती हैं। क्योंकि अगर हमने अभी उदाहरण क्रिएट किया था कि यह 82 डिग्री 82.5 डिग्री की IST है, तो इस पर जब सूर्य की स्थिति होगी या भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है, तो पूरे भारत की घड़ियों में क्या बज जाएगा, 12 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने कहा ना कि चाहे पूर्वी गोलार्ध की 15 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, क्योंकि जो टाइम जोन सेट किया गया वह कितने डिग्री पर सेट किया गया, 15 डिग्री देशांतर रेखा पर सेट के अंतर पर सेट किया। यह जो हमने अभी उदाहरण के लिए लिया था, तो यह 15 डिग्री की देशांतर रेखा है। अगर इस पर सूर्य जब पहुंचेगा, इस पर सूर्य जब पहुंचेगा, तो यह जिस देश में भी पड़ेगा उस देश की घड़ियों में क्या बज जाएगा, 12 बज जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बात को जब ध्यान रखेंगे तभी जाकर के ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब लगभग देशांतर रेखाओं में, सारे देशांतर रेखाओं के विषय में हम लोगों ने जान लिया है। एक और चीज़ जानना है कि यह 180 डिग्री की जो रेखा है, चाहे पूर्वी की बात करें चाहे पश्चिमी की बात करें, तो सारी, जैसे कि हमने बताया ना कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 20 डिग्री पूर्वी गोलार्ध देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अगर 20 डिग्री के आगे ये पू लिख करके 0 नहीं लिखते हैं तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि यह पूर्वी देशांतर का है या पश्चिमी देशांतर का है। इसीलिए इस पर क्या लिखेंगे, सपोज हमने उदाहरण किया कि अगर 20 डिग्री की रेखा है तो 20 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या लिखेंगे, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक उसी प्रकार से अगर पश्चिमी देशांतर रेखा की बात करें, सपोज कीजिए 60 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, तो 60 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो 60 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, पर लिख करके 0 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। क्योंकि अब इसके अलावा इसके बाद हम जस्ट भारत पर पहुंचेंगे, क्योंकि भारत का हमने IST को भी निर्धारित कर लिया है। अब वहां पर चलेंगे तो हम बताएंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है, कहां कहां से गुजरती है। जो 180 डिग्री की रेखा, देशांतर रेखा है, इसके साथ न तो पूरब लिखा जाता है और ना ही पश्चिम लिखा जाता है, क्योंकि यह दोनों ही गोलार्धों में एक ही रेखा है। और इसी रेखा को हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा, अब यहां पर पूरब या पश्चिम नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही, डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं।
जब मुख्य देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बजेगा तो ठीक इसके भी पीछे जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है उस पर मध्य रात्रि का 12 बजेगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि कहने का मतलब है कि ग्रीनविच रेखा पर यदि दिन का दोपहर का 12 बजता है तो इसके ठीक जो पीछे पड़ेगी, हमने तो इसको ओपन किया है ना, इसको खोला है, यह तो एक ग्लोब है, लेकिन हमने समझाने के लिए इसको क्या कर रखा है, खोल दिया है कि खोल देंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने खोल करके इसको पढ़ा रहे हैं। इसके ठीक पीछे क्या पड़ेगा, 180 डिग्री की देशांतर रेखा जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यह इसको फोल्ड करेंगे, गोल में करेंगे तो यह 180 डिग्री ठीक इसके पीछे जाएगा। और जब दिन का यहाँ पर यानी ग्रीनविच रेखा पर यदि दोपहर का 12 बजता है तो ठीक 180 डिग्री पर डिग्री देशांतर रेखा पर मध्य रात्रि का 12 बजेगा। 12 बजेगा। इसे हम लोग किस तिथि के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अगर पश्चिम से हम लोग यात्रा करना प्रारंभ करते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते हैं तो एक दिन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। नहीं, एक दिन जोड़ना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। और जबकि हम लोग पूरब की तरफ से यात्रा करते हैं तो एक दिन क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि 9th क्लास में अगर भारत की स्थिति और विस्तार की बात किया जाए उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम पढ़ाने के क्रम में थे और सारी चीज़ें इसको बता ही चुके थे, तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी ये बता दें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी बता दें। तो ये आपका लगभग कंप्लीट देशांतर रेखा है। अब फिर से इसको दोहराते हैं, यानी कि देखिए विषुवत वृत्त पर क्या होगा कि जिस प्रकार से विषुवत वृत्त की अगर परिधि की बात करें तो 40,077 किलोमीटर होता है, लेकिन जो जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के समानांतर जो अक्षांश रेखाओं को खींचा जाएगा उसका परिधि क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम जो देशांतर रेखाएं हैं विषुवत वृत्त पर, उसके जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दूरी कितना होगा तो 111.32 किलोमीटर होगा। लेकिन वही ध्रुवों पर जाएंगे तो ध्रुव तो आपस में चिपकी हुई हैं, तो वहां पर ये दूरी समझ में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज की यह पृथ्वी जो घूमती है यानी कि 24 घंटे में 360 घूम जाती है, तो यह 1 घंटे में कितनी घूमेगी तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। लेकिन यह 15 डिग्री घूमने में यदि 1 घंटे का समय लेती है तो ये 1 डिग्री घूमने में कितने समय लेगी तो 1 डिग्री घूमने में यह 4 मिनट की समय लेती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि उस प्रश्न के लिए ही इस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझाए हैं। इन चीज़ों को समझाने का मेरा उद्देश्य था कि उसी जो भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगा, और इसको आप लोग डायग्राम बना करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम डायरेक्ट कल, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में और नंबर 2 पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर है भारत की स्थिति है क्योंकि IST यहीं पर है। तो कल से हम भारत की स्थिति, ग्लोब पर भारत की स्थिति, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सपोज कीजिए एक उदाहरण के रूप में हमें देख लेते हैं कि भारत की अगर देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, अब यहाँ पर देखिए पू लिख करके 0 लिखा होगा तो अब इसका मतलब समझ गए ना, क्योंकि यह क्या है, ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर है, और इसीलिए इसमें क्या लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी इसका पूर्व जो लिखा है इसका मतलब है कि पूर्वी गोलार्ध तक इतने में अवस्थित है। अब यह जो ग्लोब है यहाँ पर देखिए 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, और हमारा जो भारत की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 60 और 80 के बीच में हम 68 यहाँ पर निकालेंगे, और 68 डिग्री पर ही 68 डिग्री से 97 डिग्री यानी कि ये 100 से पहले 97 इतने ही में ही भारत की स्थिति और विस्तार
देशांतरीय विस्तार अवस्थित है। तो इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और लंबा हो जाता है तो बच्चों को देखने में परेशानी होता है, क्योंकि सारे बच्चे के पास तो मोबाइल है नहीं। वो लोग गार्जियन से लेते हैं, गार्जियन को भी फ़ोन आता रहता है, जिसके चलते वो लोग दिक्कत महसूस होते हैं। लेकिन देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा, और यह बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए यह कितना यूजफुल है अथवा नहीं है। आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।